कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन। जोहार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है, तो आइए सबसे पहले देखते हैं कृषि समाचार। रांची जिला के 13 प्रखंडों के किसानों के लिए राज्य एवं केंद्रीय सहायता प्राप्त कृषि यंत्रीकरण प्रोत्साहन योजना चलाई जा रही है। इस योजना से लाभ लेने के लिए कांके, बुढ़मू, खिलारी, रातू, मांडर, चान्हो, बेड़ो, लापोंग, इटकी, नगड़ी, नामकुम, अनगढ़ा और ओरमांझी के किसान 6 मार्च तक भूमि संरक्षण पदाधिकारी कार्यालय रांची में अपना आवेदन पत्र जमा कर सकते हैं। इस योजना के तहत किसानों को अनुदान पर कृषि यंत्र उपलब्ध कराया जाएगा। झारखंड को लगातार तीसरी बार कृषि कर्मण पुरस्कार मिला। पिछले दिनों राजस्थान के श्रीगंगानगर में आयोजित समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड को सम्मानित किया। कृषि सचिव डॉक्टर नितिन मदन कुलकर्णी और समिति निदेशक जटाशंकर चौधरी ने यह पुरस्कार ग्रहण किया। झारखंड को यह पुरस्कार वर्ष 2013-14 के लिए राज्य में मोटे अनाजों के बेहतर उत्पादन के लिए मिला है। चना फसल में उखटा रोग न लगे, इसके लिए वेबस्टीन या कार्बेंडाजिम दवा से बने घोल से बीजोपचार के बाद फसल लगाएं। इसके अलावा हमेशा खेत बदलकर चना फसल लगाएं और फसल चक्र अपनाएं। चना फसल में उखटा रोग लग जाए तो रोगग्रस्त पौधे पीले पड़ने लगते हैं, पत्तियां ऊपर से नीचे की ओर सूखने लगती हैं। अंत में पौधे सूख कर मर जाते हैं। इस रोग से चना फसल को बचाने की सबसे कारगर उपाय ये है कि किसान हमेशा एक ही खेत में चना फसल न लगाएं। हर वर्ष खेत बदल दें, फसल चक्र अपनाएं, साथ ही बीजोपचार के बाद ही बुआई करें। चना फसल में फल छेदक को रोकने का उपाय है कि सबसे पहले तो हम लोग इसके लिए अगर फसल में लग गया है तो उसके लिए नीम से बना हुआ एक दवा का यूज करेंगे। नीम से जो बनता है, नीम एसिलिन आता है, नीम 4 ml प्रति लीटर का छिड़काव करेंगे। या आपको क्लोरोपाइरिफॉस एक दवा आता है जो रासायनिक कीटनाशक है, उससे हम लोग 2 ml 1 लीटर पानी में छिड़काव करेंगे। या आप साइपरमेथ्रिन का भी छिड़काव कर सकते हैं। ये कीटनाशक करके हम लोग इसका रोकथाम कर सकते हैं। राज्य के जो ग्रामीण बतख पालन व्यवसाय से जुड़े हैं, वो इससे अधिक मुनाफा के लिए उन्नत नस्ल वाले बतख पालें। झारखंड के परिवेश में किस नस्ल का चयन करना ज़्यादा फायदेमंद होगा, आइए इस संबंध में जानते हैं अपने विशेषज्ञ की सलाह। बतख झारखंड के परिवेश में पाउंड्स की संख्या बहुत ज़्यादा है और बरसात भी अच्छी होती है और मछली पालन भी यहाँ पर होता है। इसलिए जो है मछली पालन के साथ साथ जो है बतख पालन भी यहाँ बहुत ही लाभकारी सिद्ध हो रहा है। झारखंड के लिए जो है रामकृष्ण मिशन द्वारा जो है खाकी कैम्बल बत्तख की नस्ल है और उसके साथ साथ जो है वाइट कैम्बल और ब्लैक कैम्बल भी है और एक और भी वैरायटी है इंडियन रनर, उसको भी आप पाल सकते हैं जो कि देसी की तुलना में बहुत ही अच्छा है इसका। किसान भाई वृक्षारोपण के लिए गड्ढा खोदने का काम करने के लिए कृषि उपकरण हैंड एक्ट ऑगर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस उपकरण की सहायता से कम समय में कम श्रम में ज्यादा गड्ढे खोदकर ज्यादा वृक्षारोपण किया जा सकता है। आइए जानते हैं आज के लिए क्या है कृषि विशेषज्ञ की सलाह। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 17 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 19 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 16 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस।
वहीं धनबाद का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 17 डिग्री सेल्सियस रहा। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति पंडरा रांची में विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मोटा 2050 रुपए से 2350 रुपए, चावल मध्यम 2450 रुपए से 2750 रुपए, चावल उत्तम 3550 रुपए से 4750 रुपए, गेहूं 1650 रुपए से 1950 रुपए, चना 3200 रुपए से 3500 रुपए, दाल अरहर 7000 रुपए से 7800 रुपए, दाल मसूर 6800 रुपए से 7400 रुपए, दाल चना 4000 रुपए से 4600 रुपए, सरसों तेल 8500 रुपए से 9700 रुपए, चीनी 3100 रुपए से 3300 रुपए, आलू 600 रुपए से 1050 रुपए और प्याज 1400 रुपए से 1800 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार। हमारे भाई बहन, कृषि समाचार में आप देखें मौसम का मिजाज, मंडी का भाव, खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई तमाम तरह की खबर और जानकारियाँ। लेकिन अब समय हो चला है एक छोटे से विराम का। आप कहीं जाइएगा नहीं, हम तुरंत वापस आते हैं। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। विराम के बाद एक बार आप सभी किसान भाई बहनों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो मंगा भाई, आज हम किसान भाई बहनों को जानकारी देने वाले हैं। तू तो हमेशा जानकारी देते हैं, हम यहाँ तो लड्डू थोड़े बांटते हैं। नहीं, लड्डू नहीं बांटते हैं, लेकिन हम जो जानकारी उनको दिलवाते हैं और उस जानकारी से उनसे अमल करते हुए जो उनको फसल, उनकी उपज होती है, आमदनी होती है, उससे खरीद के वो लड्डू जरूर खा सकते हैं। अब आइए काम के बाद। बिल्कुल, हम काम की बात करेंगे। तो आज हम उनको जानकारी देने वाले हैं रबी मौसम में होने वाले जो फसल होते हैं। अच्छा। तो हमारे किसान भाई बहन सब्जियों की खेती तो करते ही हैं, तो उसमें कुछ लत्तेदार सब्जियों की खेती भी करते हैं। अच्छा। तो लत्तेदार सब्जियों में, यहाँ देख के बोलिए ना। हाँ। लत्तेदार किसान भाई बहनों, लत्तेदार सब्जियों में जो कीट व्याधि लग जाते हैं उस पर नियंत्रण कैसे करें, आज हम इसके बारे में आपको। लेकिन मैडम, मेरा कहना यही है किसान भाई बहन कि कीट और व्याधि का जो हम लोग नियंत्रण करें, तो इस नियंत्रण में हम कृषि उपकरणों का कैसे इस्तेमाल करें और कृषि उपकरणों का इस्तेमाल कैसे हमारे लिए फायदेमंद है कीट नियंत्रण के कार्य में, इस विषय पर आज हम जानकारी लेंगे। और हमारे विशेषज्ञ कौन है, जरा ये बता दें। हमारे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर विनोद कुमार पांडे। किसान भाइयों, आज हम मौजूद हैं कृषि विज्ञान केंद्र चतरा में। सर, सबसे पहले ये बताएं कि रबी मौसम में जो सब्जियां लगती हैं, उनमें जो रोग लगते हैं, उनका निदान करने के लिए जो कृषि यंत्र प्रयोग किए जाते हैं, वो कौन कौन से कृषि यंत्र हैं मुख्यतः, इसके बारे में आप बताएं। जो भी सब्जियां रबी मौसम में लगती हैं, इसके लिए हम लोगों ने बहुत सारे कृषि यंत्रों का प्रयोग किया है। उसमें जो है मुख्य रूप से हमारे पास जो है ये ग्रबर है, ग्रबर विथ व्हील हो है। इसके अलावा हमारे पास ये ड्राई लैंड वीडर है जी, फिंगर वीडर है। ये सारे यंत्र हमारे पास हैं जो सब्जियों में निकौनी के लिए सबसे अच्छा साबित हुए हैं। हम लोगों ने यहाँ पर कई एक्सपेरिमेंट किया है इस पे, और उसमें हम लोगों ने देखा है कि ये खरपतवार नियंत्रण के लिए काफ़ी जो है ये सहायक सिद्ध हुए हैं। इसमें क्षमता इसकी बहुत अच्छी है।
और इसमें जो है कास्ट ऑफ कल्टीवेशन जो है उसकी लागत जो है किसान की बहुत कम पड़ती है, जो कि वो जो अपने पहले से पारंपरिक यंत्रों से जो कर रहा है, खुरपी से या कुदाल से करता है, उसके मुकाबले जो है इसमें काफ़ी उसकी लागत जो है कम पड़ती है। हम ये जानना चाहें डॉक्टर साहब की जो इनकी कार्यप्रणाली है, जो कृषि यंत्र आपने बताए, इनकी कार्यप्रणाली किस तरह से किसान भाई कैसे उपयोग कर पाएंगे इन सब का? जैसे कि हमारे पास एक वीडर है जिसका नाम है ग्रबर जो है, ये सब्जियां जितनी भी सब्जियां रबी मौसम में लगाई जाती है उसमें जैसे कि आपका गोभी है, टमाटर है, आपका बैगन है, ये आपका मिर्च है, जितनी भी सब्जियां लगाई जाती है सबके लिए जो है ये यंत्र कार्य करता है। इसमें आप स्पेसिंग जो है प्लांट टू प्लांट और रो टू रो स्पेसिंग यदि अच्छी रहती है, जितना जिसमें हमारा यंत्र चल सके, तो ये काफ़ी अच्छा साबित हुआ है। जैसे कि ग्रबर विथ व्हील हुआ है, इसकी क्षमता आपका 20 से 25 डिसमिल जो है प्रतिदिन है। एक दिन में किसान जो है 25 डिसमिल तक इससे निराई गुड़ाई कर सकता है। ये व्हील हो हमारा है, ये व्हील हो से आप 18 से 20 डिसमिल तक आप जो है एक दिन में आप निराई गुड़ाई कर सकते हैं। ये भी अच्छा है यंत्र है। इसमें जो है 3 फाल होते हैं और तीनों फाल से जो है वो निराई गुड़ाई करता है। एक कुदाल की अपेक्षा जो है इसमें ताकत जो है कम लगती है। जब ताकत कम लगेगी किसान को तो उस क्षमता उसकी ज़्यादा हो जाती है। ये महिलाओं के लिए भी बहुत अच्छा उपयोगी हमारा ये यंत्र है। ये महिलाएं भी इसको चला सकती है। इसके अलावा हमारे पास जो है ये फिंगर हो है, जो बिल्कुल इसमें 5 अंगुली के आकार का इसमें ब्लेड होते हैं और उसकी सहायता से किसान जो है बैठ करके निकौनी कर सकता है। इसकी क्षमता थोड़ा कम है, ये खुरपी जैसे काम करता है उस तरह से ही ये काम करता है। इसमें जो है आप एक दिन में 5 से 7 डिसमिल जो है इससे निकौनी आप कर सकते हैं। इसके अलावा ड्राईलैंड वीडर है, ये भी बहुत अच्छा काम करता है। ड्राईलैंड वीडर जो है हमारा, ये भी 18 से 20 डिसमिल जो है वो निकौनी कर सकता है। ये भी सारी फसलों के लिए जितने भी यंत्र हैं वो करीब करीब हम सभी फसलों में चला सकते हैं, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जी, ये तो हो गया, आपने कार्य क्षमता के बारे में भी बता दिया। सर, हम ये जानना चाहेंगे कि जब भी किसी कृषि यंत्र के बारे में बात होती है तो किसान भाइयों के दिमाग में ये एक प्रश्न उठता है कि इसकी लागत क्या होगी, क्या खर्च आएगा। जी, इसका खर्च क्या आएगा, तो इसके बारे में आप बता दें ताकि वो पौराणिक यंत्रों को छोड़कर इन यंत्रों को अपनाने के लिए वो जागरूक हो सके। ये यंत्रों की लागत जो है ये बहुत ही कम है। ये यंत्र जो है आपके रांची में ये कम दाम में, जैसे कि हमारा ग्रबर विथ व्हील हो है, इसकी कीमत जो है हमारा 1500 रुपया है। व्हील हो है, इसकी कीमत जो है आपका 1000 रुपया है। ये हमारा फिंगर हो है, इसकी कीमत तो बहुत ही कम है, इसकी कीमत समझिए कि ये 150 से 200 के आसपास है। ग्रबर है, ग्रबर की कीमत 300 रुपया है। तो ये इन यंत्रों की कीमत बहुत ही कम है। ये बिरसा कृषि विश्वविद्यालय का जो कृषि अभियांत्रिकी विभाग है उसके द्वारा जो है उसकी डिजाइन को वो बनाते हैं। ये यहाँ से डिजाइन मिलती है और इस डिजाइन से वो वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग उसकी होती है। तो इस वजह से जो है किसानों को कम से कम दाम में उपलब्ध कराने की कोशिश किया गया है। इसके दाम ज़्यादा नहीं है, बशर्ते कि इसमें जागरूकता लाने की आवश्यकता है कि किसान अपने पारंपरिक औजार को छोड़ करके जो आधुनिक औजार है उससे निराई गुड़ाई का कार्य करे और जिससे कि उसकी क्षमता बढ़े, कास्ट ऑफ कल्टीवेशन जो है उसका खर्च कम आए। तो खर्च कम आएगा तो उसका हमारा कास्ट बेनिफिट रेशियो उसको बढ़ेगा। इसके अलावा रोग जो पौधों में लग जाते हैं, जैसे सब्जियों में रोग लग जाते हैं, तो उस रोग के निदान के लिए तो बहुत तरह की दवाइयाँ हैं जिसका प्रयोग किया जाता है। उसके लिए भी कृषि यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि बहुत लोग जो है उनको पता नहीं रहता है कि इन दवाओं का प्रयोग हम कैसे करेंगे, उसके लिए उपयुक्त जो है स्प्रेयर कौन सा लगेगा इसकी भी जानकारी नहीं रहती है। तो मैं बता देना चाहता हूँ यहाँ पे कि हमारे झारखंड में ये स्प्रेयर का जब भी किसान प्रयोग करें तो उसमें मुख्य रूप से 3-4 स्प्रेयर ऐसे हैं जिसका प्रयोग किया जा सकता है। बहुत अच्छे से कैसे क्षमता बहुत अच्छी है। जैसे रॉकिंग स्प्रेयर है जिसको गटूर, यहाँ के लोग लोकल भाषा में इसको गटूर कहते हैं। ये आपका बकेट स्प्रेयर है
इसका भी प्रयोग किया जा सकता है, फुट स्प्रेयर है और एक नैपसैक स्प्रेयर है। ये 4 स्प्रेयर ऐसे हैं जो मैनुअली ऑपरेटेड है, माने किसान अपने से चला सकता है, इसमें किसी तरह की कोई पावर की आवश्यकता नहीं है। इसमें जो है वो जैसे कि रॉकिंग स्प्रे है जिसको गटूर कहते हैं, इसकी क्षमता जो है करीब समझ लीजिए कि 1 हेक्टेयर जो है एक दिन में जो है किसान इससे आप कर सकता है। फुट स्प्रेयर है, इससे जो है किसान जो है ये करीब करीब 1 हेक्टेयर तक इसे आप स्प्रे इसे कर सकते हैं। नैपसैक स्प्रेयर है, इससे जो है आप दिन भर में करीब करीब 1 एकड़ से कुछ कम जो है आप स्प्रे आप इससे कर सकते हैं। हमारा इसके अलावा बकेट स्प्रेयर है, इससे करीब आप आधा हेक्टेयर तक करीब करीब 1.25 एकड़ तक आप इससे स्प्रे कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि स्प्रे में भी ये ध्यान रखने की आवश्यकता है उसको कि किस तरह का नोजल का प्रयोग करें, किस तरह का हमारा पत्ता है उस पर कौन सा रोग लगा हुआ है। किसान जो है उसको देख करके नोजल, जैसे कि फ्लैट फैन नोजल हमारी है, तो ये जो चौड़ी पत्ती वाले जो हमारे पौधे हैं, यदि उसमें किसी तरह का रोग लगा हुआ है उसमें छिड़काव करना है तो उसमें फ्लैट फैन नोजल का प्रयोग करें। तो ऐसे किसानों को ये चीज़ समझने की आवश्यकता है। इसके लिए हमारा कृषि विज्ञान केंद्र बहुत तत्पर है और हम लोग समय समय पर जाकर किसानों के खेतों में, गाँवों में प्रशिक्षण देते हैं, इस यंत्र को चलवाते हैं, दिखाते हैं, किसानों को हम लोग दे देते हैं कुछ समय तक इसका प्रयोग करें, फिर वो वापस कर देता है हम लोगों को सीजन खत्म होने के बाद। सर, आप हमारे कार्यक्रम में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। पांडे जी तो एकदम माने कि बहुत बढ़िया जानकारी दी कि कृषि विज्ञान केंद्र में या प्रखंड स्तरीय उपकरण बैंक में या आपके पास जहाँ पर भी कृषि उपकरण उपलब्ध है तो उन उपकरणों के माध्यम से उसकी सहायता से कैसे सब्जी फसल में कीट नियंत्रण करें। तो दूसरी जानकारी के लिए जब तक हमारे शिव कुमार जी आते हैं तब तक ये संदेश। 1 लीटर में 90 किलोमीटर का माइलेज है। वाह भैया, पेट्रोल तो बचा रहे हो, लेकिन पानी के बारे में क्या सोचा है? अरे सामू, पानी के पैसे से ही तो गाड़ी खरीदी है। क्या पानी के पैसे से? हाँ, सूक्ष्म सिंचाई अपनाकर मैंने पानी बचाया। इस विधि से सिंचाई करने से 75 से 85% तक जल की उपभोग क्षमता बढ़ गई, जिससे सिंचाई करने पर 30 से 50% तक सिंचाई जल की बचत हुई। तो क्या हम भी इसका लाभ उठा सकते हैं? राज्य के सभी किसान इसका लाभ उठा सकते हैं 90% अनुदान के साथ, और साथ में बैंक ऋण की सुविधा भी उपलब्ध है। तब तो हमारे खेतों में आएगी हरियाली और हमारे जीवन में आएगी खुशहाली। आप देखे संदेश, एक और संदेशवाहक हमारे लिए और आपके लिए, सबके लिए एक संदेश लेकर के आए हैं। जोहार जोहार जोहार। किसान भाइयों, आपको भी जोहार। चलिए, जोहार तो आपने कर लिया। अब ये बताइए कि आज किस फसल के बारे में या किस चीज के बारे में हमारे किसान भाई बहनों को जानकारी दिलवानी। देखिए, हमारे तमाम किसान भाई अपनी खेतों में गेहूं की फसल लगाए हुए हैं। कुछ दिनों के बाद उसकी कटाई भी होनी है। तो इस जो कटाई और अभी का जो समय है, इस बीच में खास देख रेख करने की जरूरत होती है अपने फसलों को। इसके लिए आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, इस पर विस्तृत जानकारी हमसे बेहतर हमारे विशेषज्ञ देंगे। तो आइए हम लिए चलते हैं अपने विशेषज्ञ के पास। और वो कौन है? डॉक्टर परवेज आलम। तो आइए जानते हैं उनसे। किसान भाइयों, जोहार। आज हम आए हुए हैं बिरसा के प्रांगण में और जानेंगे कि गेहूं फसल की समसामयिक देखभाल कैसे करें। ऐसे समय में गेहूं की फसल को हमारे किसान भाई क्या क्या देखभाल करेंगे? देखिए, जो आप अभी जो गेहूं देख रहे हैं और जो गेहूं की फसल लहलहा रही है, बहुत अच्छा लगता है ये सुन करके कि गेहूं की फसल इस बार हमारी बहुत अच्छी होने वाली है। इसका मुख्य कारण यह है कि जो ठंडा, जो तापमान जो गिरावट हम लोग दर्ज किए इस बार, तो इससे हमारा गेहूं का पैदावार बढ़ने की काफ़ी उम्मीदें जग गई हैं। अब है कि इस समय किसान भाई वो कौन सा कृषि कार्य करें जिससे कि उनके पैदावार में ज़्यादा, मतलब अब जितना पा चुके हैं उससे ज़्यादा क्षति ना हो, और दूसरा कि और ज़्यादा से ज़्यादा उनको इसका लाभ मिल सके। तो अगर किसान भाई समय पर गेहूं लगाए हैं, यानी समय से कहने का मतलब है कि 15 नवंबर से 30 नवंबर के बीच में अगर उन्होंने गेहूं लगाया हुआ है, तो अभी की जो गेहूं की अवस्था है इसमें देखिए फूल आने का समय हो गया है, बल्कि हम ये कहेंगे कि गेहूं के फसल में फूल आने की प्रक्रिया लगभग आकर के समाप्त होने के कगार पे है।
यानी फूल आने की जो बनने की प्रक्रिया होती है वो लगभग अब ख़त्म होने की स्थिति में है। अब इसमें क्या होगा, जो बालियां जो बन चुकी हैं, जो कि अभी बिल्कुल खाली हैं, उसमें दाने अभी नहीं भरे हैं, है ना। तो इसमें अब दाने भरने का कार्य जो है वो शुरू होगा। और इस समय खेतों में कुछ कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है, जिससे कि नुकसान से बचा जा सके। जैसे अगर आप समय पर गेहूं लगाए हैं तो पहला काम आपको ये करना चाहिए कि खेत में ये सुनिश्चित करें कि सिंचाई की मात्रा है कि नहीं है ना। क्योंकि अगर आपने पहले सिंचाई दिया है बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर कहीं से आपको एक पानी अगर मिल जाता है अभी, तो ये बहुत ही अच्छा समय रहेगा कि एक पानी अभी खेत में आप डाल दें। दूसरा जो आपको सावधानी बरतनी है वो ये है कि अब खेत में किसी तरह का खरपतवार नियंत्रण का जो हम लोग कुदाली से करते हैं या हाथ से निकालते हैं वो कार्य ना करें। क्योंकि इससे क्या नुकसान होगा, जब आप खरपतवार निकालने के लिए खेत में जब घुसेंगे तो आपके शरीर से लग करके वो फूल के झड़ने की संभावना बढ़ जाएगी। तो इसलिए आप ये काम ना करें, हो सके तो सिंचाई दे दें। डॉक्टर साहब, यह तो आपने बहुत ही अच्छी जानकारी हमारे किसान भाइयों को दिया कि जो समय से गेहूँ लगाए हैं। अब एक सवाल हमारे किसान भाइयों के जहन में आता है कि जो देर से गेहूँ लगाए हैं, हाँ, वो अभी क्या देखभाल करेंगे? उनकी तो गेहूँ की जो पौध है इतनी बड़ी नहीं होगी, तो वैसे में वो उचित देखभाल क्या करेंगे? देखिए, अगर जो किसान भाई देर से गेहूँ लगाए हैं, देर से कहने का मतलब होता है कि आप किसान हमारे जो खेत में जो गेहूँ लगाने का समय उनका होगा वो लगभग 15 दिसंबर के आसपास होगा, है ना। ये में किसी वजह से खेत खाली नहीं रहा होगा उनका खरीफ के फसल को काटने के बाद, या कोई और वजह से कोई भी कारण हो सकता है जिससे कि वो देर में गेहूं की फसल लगाएं, है ना। हालांकि हम लोग इसको हमेशा आपके माध्यम से किसान भाई को जागरूक करने का प्रयास करते रहते हैं कि गेहूं का फसल अगर आपको अच्छे ढंग से लेना है तो आप इसकी बुआई समय पर करें। लेकिन चलिए, नहीं से कुछ भला, अगर आप देर से खेती में किसान भाई अगर घुसे हैं और करीब 15 दिसंबर के आसपास आपने लगाया है, तो अब क्या होगा कि जो पौधे हैं वो अभी छोटे हैं और अभी जो समय पर लगाए हुए गेहूं के बराबर नहीं दिखेंगे, है ना। और उसमें फूल भी अभी नहीं आया होगा। तो क्या करना है कि अभी उसमें टिलरिंग निकलने की क्षमता, यानी जो कल्ले निकलने की जो बात हम करते हैं, वो प्रक्रिया अभी उसमें चल रही है। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा कल्ले निकले, इसके लिए आपको चाहिए कि खेत में खरपतवार का नियंत्रण अवश्य करिए, है ना। निकाई गुड़ाई खेत का ज़रूर करिए, डछों के माध्यम से खेत में आप एक बार निकाई गुड़ाई कर दीजिए। उससे दो लाभ है, आपकी मिट्टी उलट पुलट हो जाएगी और दूसरा जो खरपतवार है उनका भी वहाँ से निदान हो जाएगा। तो जो हम लोग किसान के भाषा में कहते हैं कि निकौनी, और है ना, तो निकौनी की जो प्रक्रिया है इसको ज़रूर रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा कल्ले निकलें। इस बात के ध्यान रखने के लिए आप जैसे ही खरपतवार निकाल लेते हैं तो 20 केजी नेत्रजन खाद का यानी यूरिया का आप भुड़काव अभी करिए, है ना। तो ये जब भुड़काव करेंगे तो आप देखेंगे कि कल्ले की संख्या जो है वो ज़्यादा हो जाएगी, और जब कल्ले ज़्यादा निकलेंगे तो निश्चित है कि बालियाँ भी ज़्यादा बनेंगी और आपकी पैदावार इसी तरह से बढ़ेगी। डॉक्टर साहब, इससे पहले आपने एक जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे किसान भाइयों को दिया कि जिनके फलों की कलियां निकल गई है गेहूं की, वो खरपतवार ना करें। मैं आपको ये सलाह दूंगा कि आप बिल्कुल खरपतवार का निदान नहीं कीजिए, क्योंकि जो मैंने आपको शुरू में जो कारण बताया कि खरपतवार झड़ने से आपके ग्रेन के सेटिंग में प्रॉब्लम हो जाएगा, यानी दाने नहीं बनेंगे। यहाँ पर साथ में साथ आपको एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ कि गेहूं का एक खरपतवार होता है जो कि किसान भाई के खेत में बहुत सामान्य तौर पे पाया जाता है, बहुत हर जगह उपलब्ध है, जिसको हम लोग कहते हैं गेहूं का मामा, है ना। तो ये गेहूं का मामा जो है वो शुरू से किसान भाई इसको नहीं पहचान पाते हैं। जब गेहूं के मामा में जब फूल आता है, जब उसमें उसके जब पैनिकल बनने लगते हैं, मतलब जब उनका फल देने का जो ये है, और वो यही समय है जिस समय गेहूं का मामा में भी फल बनेगा और गेहूं में भी फल बना हुआ है, और दोनों के फलों का जो स्ट्रक्चर होता है देखने ही से आप बता देंगे कि ये गेहूं का मामा है और ये गेहूं का फसल है हमारा, है ना। तो अगर आप अभी खरपतवार करना चाहते हैं तो वो जो गेहूं का मामा है इसको आप वहाँ से निकाल के हटा दीजिए। अगर आप नहीं हटाएंगे तो क्या होगा
कि आपके गेहूं के फसल के साथ साथ ये गेहूं का मामा जो कि खरपतवार है, ये भी धीरे धीरे पककर तैयार होगा। फिर आप इसको अपने साथ काट करके खलिहान में अपने ले जाएंगे, फिर इसको वहाँ कटाई दौनी करेंगे और ये आपके सीड के साथ मिला रहेगा। और अगले साल जब आप खेती करने आएंगे तो फिर ये गेहूं का मामा आपके खेत में ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में निकलना आरम्भ हो जाएगा। तो अगर अभी खरपतवार नियंत्रण करना है समय से लगाए हुए गेहूं फसल में, तो बस आपको गेहूं के मामा के बारे में ध्यान देना है और नहीं तो नहीं करना है। डॉक्टर साहब, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए और इतनी अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारियाँ हमारे किसान भाइयों को दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद और जोहार किसान भाई। वाह वाह कुमार जी, क्या जानकारी लगाएं। बहुत अच्छी देखिए, जानकारी। पूरे भारतवर्ष में सबसे बड़े पैमाने पर खेती होती है तो गेहूं की। हमारे अपने राज्य में भले 19-20 ये मामला थोड़ा सा है, लेकिन जो भी किसान गेहूं फसल लगाए हुए हैं तो इस दौरान अभी के समय में क्या उसकी देखभाल हो, ये हमारे विशेषज्ञ ने आपको बताया। आप इस पे अमल करें तो हमें पूरा यकीन है कि आपको बहुत बढ़िया उत्पादन मिलेगा। आपको उत्पादन मिलेगा तो हम सभी खुश होंगे, हमारे कार्यक्रम का उद्देश्य सफल होगा। तो कुमार जी, हमको लगता है कि अब आज्ञा ले लिया जाए। तो किसान भाइयों, उठाइए कागज और कलम और हमारा पता नोट करिए। हमारा पता है कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। हमारा पिन संख्या है 834001। पता तो आपने नोट कर ही लिया होगा किसान भाई बहनों, लेकिन हमें खत लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। कृषि संबंधी किसी भी तरह की समस्या हो या सुझाव देना हो, आप हमें खत लिखेंगे, तभी हम आपकी कृषि संबंधी समस्याओं का समाधान करा पाएंगे। तो इसी के साथ हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। जोहार।